हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का ही एक और टॉपिक जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में लिया था ग्रीन्स थ्योरम, उसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक और थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले तो हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड A over a volume B is equal to the surface integral of that vector field A taken over the surface as which enclose that volume B. That is, जब ये स्टेटमेंट बताया गया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड A का डाइवर्जेंस लेते हैं और डाइवर्जेंस लेने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब कि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 3 टाइम, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब 3 टाइम इंटीग्रेशन किया जाए, तो वो बराबर होगा किसी वेक्टर फील्ड A के सरफेस इंटीग्रल के। अब हमें ये देखना है कि जो हम ये वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को बराबर लिख रहे हैं, तो ये थ्योरम हमें काम आती है वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी चीज, जो ये दोनों बोथ साइड्स जो दिख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी वेक्टर फील्ड A का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड A का जो भी हमने डाइवर्जेंस लिया है उसका फ्लक्स लेफ्ट साइड में है और वेक्टर फील्ड A का फ्लक्स राइट साइड पे है। तो बोथ साइड तो फ्लक्स को बता रहे हैं, और डाइवर्जेंस जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है, तो इसके लिए हम पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे होता है डाइवर्जेंस और जीरो कैसे होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड A हम देख रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ में ही हमने स्टेटमेंट देखा। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर वापस से प्रूफ पे आते हैं। हम प्रूव करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए। इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए हम यहाँ पर एक हिस्सा इसका ये लेने वाले हैं और दूसरे हिस्से को हम ये लेंगे, और इनको कैसे लिखा जाता है ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड A की। इसको अगर हमें लिखना है, डिव लिखा हुआ है, डिव A, तो हम इसको ऐसा लिखा जा सकता है डेल ऑपरेटर डॉट A। हमने पढ़ा हुआ है डेल ऑपरेटर क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था डेल ऑपरेटर नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि डेल ऑपरेटर क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर। डॉट ए, डॉट ए लिखा हुआ है, मतलब कि हमको ए को भी आई जे के फॉर्म में लिखना है। तो हम लेते हैं आई ए एक्स जे कैप ए वाई के कैप ए जेड। इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, आई से आई, जो आई डॉट आई हम लिखते हैं, तो आई डॉट आई यहाँ पर होता है 1, आई डॉट जे होता है 0, या फिर अगर हम अदर वेक्टर्स लेते हैं तो उनके लिए ये 0 हो जाएगा, और सेम वेक्टर के लिए 1 वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स अपॉन डेल अपॉन ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। अब हम आगे फिर से बात करने वाले हैं कि अगर डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड लिखा हुआ है, इसके बाद हम dv को भी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। dv को लिखा जा सकता है डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। ओके, क्लियर। अब जब हम ये लिख रहे हैं तो हम a को भी किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो a को भी a डॉट da को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। a को हम लिख सकते हैं आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई के कैप ए जेड डॉट, यहाँ पर dA लिखा है तो dA को भी हम ij के फॉर्म में x y z के उसमें लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं i कैप dx j कैप dy k कैप dz। ये इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें मिलता है ax dx प्लस
ए वाई बी ए वाई प्लस ए जेड बी ए जेड, ये हमको मिल जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना कि कैसे ये वैल्यू मिल रही है। अब इसके बाद हम ये जो हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है वो है ए वेक्टर डेल ऑफ वेक्टर, ठीक, या हमने लिखा था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए की। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, अभी हमने इक्वेशन लिखी सरफेस इंटीग्रल, तो हम लिख सकते हैं डेल ऑफ वेक्टर ए, तो डेल ऑफ वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, और dv की वैल्यू क्या है, तो dv के लिए हमने dx dy और dz, और बराबर में क्या आएगा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने वैल्यू निकाली a डॉट dA की, वहां पर पुट करेंगे ax dAx प्लस ay dy प्लस az daz, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। और अगर हम इनको भी और मॉडिफाई करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ये अभी हम काम करें। dx है तो इसको हम लिख सकते हैं x के फॉर्म में है, मतलब कि x के लंबवत जो भी दिशा होगी तो उनकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा dy dz, फिर ay को लिखेंगे dz dx और daz को लिखेंगे dx dy। हम इनकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यह वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ax dy dz प्लस ay dx dz az dx dy, ये हमारी बन गई इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए। अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो हम वापस से जो हमने अभी थ्योरम यूज की है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज की है, इसी को हम आगे प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, और वो पॉइंट जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो पॉइंट जो होंगे P1 और P2 होंगे। अब हम प्रूफ करने वाले हैं जो हमने अभी इक्वेशंस लिखी थी, उन इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो 3 एक्सिस के लिए है, 3 एक्सिस जो कि x y z है, y यहाँ पर आएगा x और ये होगा z एक्सिस। यहाँ पर एक हमने छोटा सा एरिया लिया हुआ है, स्मॉल एरिया फाइंड किया हुआ है। इसमें हमने एक स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी, इस एरिया की स्ट्रिप जो ली हुई है, यहाँ उसका एरिया है dA1 और यहाँ है dA2। ओके क्लियर, जो हमने ये लिया हुआ है तो P1 इसका एक पॉइंट होगा x1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y और z। यहाँ पर जो है P2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y और z। ये कोऑर्डिनेट्स हम लेकर चल रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये पट्टी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर भरी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस स्ट्रिप को लेते हुए चलें, इसका इंटीग्रेशन करें, अगर हम देखें कि dx हम लेते हुए चल रहे हैं, dx के फॉर्म में अगर हम y और z की कोऑर्डिनेट्स के साथ में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, अगर x अक्ष के अनुदिश dy और dz लिए गए हैं, तो ये जो एक स्ट्रिप ली हुई है उसके लिए समाकलन क्या होगा या इंटीग्रेशन क्या होगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल सबसे पहले लेंगे, किसके लिए ले रहे हैं ax के लिए, हम ax के लिए निकालेंगे, एज इट इज y के लिए निकालेंगे, एज इट इज z के लिए निकालेंगे। तो डेल ax अपॉन डेल x, क्लियर, तीनों एक्सेस आ गई है x y z, तो dx dy और dz ये बराबर होगा इसके जो हमने ये इतना एरिया लिया हुआ है, इस स्ट्रिप के लिए हम समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं या सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रल किसका, वेक्टर फील्ड A का, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है ax और
लिमिट क्या होगी, तो लिमिट होगी P1 से P2 जा रहे हैं, ठीक है, P1 से P2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे P1 P2 और लास्ट जो हमारा एक एक्सेस जो हमने ली हुई है AX, तो वो है PY PZ, ठीक है। ये जो हम ले रहे हैं तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, हमारे पास राइट साइड एज इट इज रहेगा, हम लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा, राइट साइड को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट साइड को कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा सरफेस इंटीग्रल, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं AX P2 माइनस AX P1, ओके, और ब्रैकेट क्लोज dy dz। जब ये हमने लिया तो हमारे पास P2 और P1 की कुछ वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं सरफेस इंटीग्रल AX x2 y z, किसके लिए, P2 के लिए, माइनस AX x1 P1 के लिए x1 y z और dy dz एज इट इज। लेकिन अगर हम ये डायग्राम देखें और ये वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, उसको अगर हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम एक और डायग्राम देखने वाले हैं, जो कि मैं आपको इसके आगे दिखाने वाली हूँ। ये यहाँ तक रहेगा, इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करने वाले हैं कि P2 कहाँ तक वेरी कर रहा है और P1 कहाँ तक वेरी कर रहा है। या तो P2 की डायरेक्शन चेंज हुई है, P1 की डायरेक्शन चेंज हुई है, इन दोनों डायरेक्शंस को हमको देखते हुए चलना। अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो यहाँ पर कभी भी हम वेक्टर फील्ड A लेते चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमेशा वेक्टर की, तो वेक्टर में डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम एक और डायग्राम की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम डायग्राम ले रहे हैं इसमें हमने 2 पार्ट्स लिए हुए हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है, देखिए ध्यान से, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके आगे भी एक सिमिलर बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो बॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पर जो बॉक्स है ये P1 दिया हुआ है और ये जो बॉक्स है P2 दिया हुआ है, ठीक। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स की बात हमने की थी, x1 y z, इसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, P2 है तो x2 y और z, इसका कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स सेम है तो ये वैल्यूज हम ले रहे हैं यहाँ पर x और y के लिए ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, x और y के बारे में बात कर रहे हैं, ax के लिए हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो पहले हम इन दोनों के लिए यहाँ पर वैल्यू, ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, हमेशा लेना ही हमको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया हुआ है। ax की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है, आपको दिख रहा है एरो, जो कि P2 की डायरेक्शन के अलोंग है। अगर P2 की डायरेक्शन के अलोंग है तो क्या होगा, और P1 के अपोजिट है, जो हम यहाँ निकाला है P2 और P1 को यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर P1 है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है AX dAX जो है P2 के लिए AX क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि X की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और अगर हम बात करें P1 की तो वैल्यू मिल रही है नेगेटिव dx। जब ये नेगेटिव मिल रही है तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं प्लस AX dAX के साथ, जो हमको प्रूफ करना है। अगर हम ओवरऑल जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास हमने अभी निकाला था इक्वेशन जो देखी होगी आपने, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं उसमें हमने सबसे पहले निकाला था सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल del ax अपॉन dx लिखा था, dx dy और dz लिखा हुआ था, और उसके अलोंग हम निकाल रहे थे ax p2 माइनस ax p1 की वैल्यू, जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स के साथ लिखी हुई थी। तो हमने अभी देखा कि P2 पॉजिटिव है और P1 नेगेटिव है। P1 को हम 0 मान रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी वैल्यू मान रहे हैं, नगण्य है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सरफेस इंटीग्रल A पॉजिटिव वैल्यू है ax dAx। ये हमारी इक्वेशन मिल गई फर्स्ट। सिमिलर हम ay और az की वैल्यूज लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ay और az के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल dy अपॉन dx
dx dy dz, सरफेस इंटीग्रल ay bay, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे हम किसके लिए लिखेंगे, z के लिए, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल az अपॉन डेल x, सॉरी डेल z, डेल x, डेल y और डेल z बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल az डेल az। ये इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन हो जाएंगे दोनों तरफ, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन हो गए क्योंकि सभी में है। जोड़ने पे हमारे पास dx dy dz कॉमन हो रहा है, हम कॉमन निकाल दें। और इसको हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले भी बात की है। इसको हम लिख सकते हैं dy dz, इसको हम लिख सकते हैं dz dx, और इसको हम लिख सकते हैं dx dy। तो हम यहाँ लिखते हैं इनको डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। और जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हमने पहले भी लिखा है dv के बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे dv। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन इनको अलग अलग कर दें तो हम इनको भी लिख सकते हैं a वेक्टर फील्ड a डॉट, इनको हम dA को हम लिख सकते हैं ओनली dx, जो है dA बराबर हो जाएगा dAx प्लस dAy प्लस dAz। तो हम इसको लिखेंगे dA वेक्टर। ये हमारी थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो कि प्रूफ हो गई। अभी मैंने आपको बात की थी कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो कैसे होता है, मान लीजिए अगर हमने कोई इतना बड़ा पाइप लिया हुआ है, ठीक, यहां पर हमने कुछ वाटर को एंटर कराया। वाटर को एंटर कराने पर हमको जो वाटर है वो उस जितना एंटर कराया था, इनपुट जो हमने दिया हुआ था, वो आउटपुट से अगर कम मिलता है, डिक्रीज हो गया, तो हमको डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है, डिफ जो है, वो मिलेगा पॉजिटिव। डाइवर्जेंस क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव। अगर हमने जितना वाटर एंटर कराया है, इनपुट दिया है, और आउटपुट हमको इक्वली मिलता है, तो डाइवर्जेंस हमारा होगा जीरो। और जो हमने एंटर कराया उससे ज्यादा मिल जाए, मतलब वहां पर कुछ एंटर अंदर होगा और उससे ज्यादा मिल जाए, तो हमको डाइवर्जेंस मिलेगा नेगेटिव। तो ये थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए पढ़ेंगे, जो कि इसको समझने के लिए बहुत आसान होगा, आपको समझ में आएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड